बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रॉम फिज़िक्स फॉर ऑल आई एम नेक मोहम्मद। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। चूँकि लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वो पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर हम लिक्विड को एक एंड से गर्म करना शुरू करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। और लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे और ऊपर जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होंगे रिलेटिवली वो नीचे सिंक डाउन करेंगे और फिर वो हीटअप होंगे, वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, ऊपर से नीचे वाले ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी प्रोसेस के थ्रू हम हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हीट को बड़ी इजीली ट्रांसफ़र कर देते थे। फिर इसी की फर्दर एक्सटेंशन में हमने लैंड ब्रीज़ को समझा और सी ब्रीज़ को समझा कि दिन के टाइम अगर लैंड ब्रीज़ चलती है तो क्यों चलती है, रात के टाइम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, शाम को भी गर्म रहेगा, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो वो समंदर के ऊपर वाली हवा लेस डेंसिटी की वजह से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी और ज़मीन से हवा समंदर की तरफ चलेगी। ये सारे फैक्टर्स हमने कन्वेक्शन वीडियोस के अंदर स्टडी किए। आज हम थर्ड मोड ऑफ हीट को ट्रांसफ़र ऑफ हीट को स्टडी करेंगे, जिसका नाम रेडिएशंस है, थर्मल रेडिएशंस है। इसका कंसेप्ट हमारे माइंड में क्यों आया, कैसे आया? हमें पता है जी, एज़ वी नो डैट सूरज हमारी ज़मीन का एक मेन सोर्स ऑफ हीट है। लाइट एनर्जी भी मैक्सिमम सूरज से आती है हमारे पास और थर्मल एनर्जी भी मैक्सिमम सूरज से ट्रांसफ़र होती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे था कि ज़मीन तक आती कैसे है? सूरज से और ज़मीन का जो अल्लाह ने एक गुलाब सा बनाया हुआ है उसके दरमियान स्पेस है, ना तो कोई एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ना अंदर हमने कोई कंडक्टर प्लेस किया हुआ है। तो फिर सूरज से इतनी ज़्यादा हीट ज़मीन तक कैसे पहुंच रही थी? तो इसका हमें आंसर मिला, एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सूरज से ज़मीन तक लाइट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पे बात हमारे माइंड में एक क्लिक करना शुरू हो गई बार बार कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कमिंग वीडियोस के अंदर इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना बताना काफ़ी होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन तमाम वेव्स को कहेंगे जिनको प्रोपागेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वो वैक्यूम के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक बहुत बड़ी रेंज होती है वेवलेंथ्स की। मतलब इन वेव्स के अंदर हो सकता है इस तरह की वेव्स भी हों जिनकी वेवलेंथ देखें आप काफ़ी बड़ी है, स्मॉल होती जा रही है और फिर लास्ट पे बहुत स्मॉल होगी। फिर हमने इन वेवलेंथ्स की डिपेंड पे ही इस स्पेक्ट्रम के नाम रखे। जिन वेवलेंथ्स का बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होगी उनको हमने इंफ्रारेड रेडिएशंस का नाम दे दिया। जिनकी रेडिएशंस वेवलेंथ बहुत कम होगी उसको हमने अल्ट्रावायलेट का नाम दे दिया। और जो एक नॉर्मल सी विजिबल लाइट हमें नज़र आती है उस रेडिएशंस को, उस वेवलेंथ की रेडिएशंस को हमने विजिबल पोर्शन का या लाइट का नाम दे दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी बॉडी के ऊपर जब फॉल करेंगी, सूरज से आई हैं और ज़मीन पे किसी भी बॉडी के ऊपर गिरी हैं तो उसका टेम्परेचर राइज कर देंगी। दे हीट अप द थिंग्स दैट एब्जॉर्ब देम, सो दे ऑफन कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस। ये उस बॉडी को टेम्परेचर राइज कर रही हैं, उसकी हीट एनर्जी को बढ़ा रही हैं, तो मैं कह दूंगा कि ये थर्मल रेडिएशंस हैं। प्रॉपर डेफिनेशन अगर इसकी हम करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगी, रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। दिस इज़ द थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र होगी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की फॉर्म में, और वो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। ठीक है, कंडक्शन के अंदर एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र हो रही थी। लाइक आप इसको कंडक्टर समझ लें, मैं इस एंड पे हीट अप्लाई कर रहा था तो ये मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर रहा था अपनी एनर्जी थ्रू वाइब्रेशन, ये अगले को, ये अगले को, अगले को, अगले को, अगले को, अगले को, और ये कोल्ड एंड भी इवेंचुअली गर्म हो गया। दिस इज़ कंडक्शन।
कन्वेक्शन के अंदर था कि नीचे वाले मॉलिक्यूल को हीट मिली है, उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर गया और ऊपर से ठंडा मॉलिक्यूल नीचे की तरफ फ्लोट कर गया। और इस तरह हमने हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ थ्रू कन्वेक्शन अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया। और रास्ते में हमने पढ़ा कि कन्वेक्शन करंट भी आ जाता है, उसके अंदर भी हमने डिस्कशन की थी। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएशंस निकाल रहे हैं अपने अंदर से। कोई भी बॉडी आपको नज़र आती है वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल रही है। अब वो रेडिएशंस मिक्सर हो सकती हैं, इस किसी भी वेवलेंथ का हो सकता है कि वो किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशंस निकाल रही हों। वो डिपेंड करेगी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि सरफेस का टेम्परेचर कितना है और सरफेस का एरिया कितना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी ज़्यादा निकलेगी जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा रेडिएट होगी जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अमूमन जो गर्म बॉडीज़ होती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस निकालते हैं, मतलब जिनकी वेवलेंथ बड़ी होती है। लेकिन अगर कोई बॉडी शॉर्ट वेवलेंथ निकाल रही है तो मतलब क्या है, वो मच हॉटर होगी और वो ग्लो करेगी। क्योंकि देखें ना, स्मॉल रेडिएशंस के अंदर विजिबल पार्ट भी आता है। अगर वो इस वेवलेंथ की रेडिएशंस अपने अंदर निकाल रही है तो इस विजिबल का जौन सा कलर होगा वेवलेंथ का, वो मुझे बॉडी ग्लो करती हुई उस कलर में नज़र आएगी। ठीक है, डेली लाइफ एग्जांपल एक तो हमने सन वाली इन डिटेल स्टडी कर ली। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग, फायर प्लेसेस। जो अक्सर घरों में हम लोगों ने कमरे की एक साइड पे अंगीठियाँ बनाई होती हैं, उसमें लकड़ियाँ वगैरह जलाई होती हैं। अब उस अंगीठी से थ्रू कन्वेक्शन भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है कि वो अंगीठी अपने ऊपर वाली जो है एयर मॉलिक्यूल्स उनको गर्म कर रही है। वो ऊपर की तरफ हाई डेंसिटी लो डेंसिटी की वजह से उड़ रहे हैं और हाई डेंसिटी वाले नीचे आ रहे हैं, और इसी तरह पूरे कमरे का ओवरऑल टेम्परेचर राइज़ कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अंगीठी के अगर बिल्कुल सामने बैठा हूँ तो कन्वेक्शन के थ्रू मेरे तक रेडिएशन नहीं पहुँच रही, कन्वेक्शन ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को गर्म कर रही है। तो अंगीठी के सामने बैठा हुआ मैं रेडिएशंस की वजह से हीट को अपनी तरफ ट्रांसफ़र होता महसूस कर रहा हूँ और मेरा टेम्परेचर मतलब मुझे राइज़ होता हुआ महसूस हो रहा है। नाउ हेयर वी केम अक्रॉस विद एमिटर्स एंड अब्जॉर्बर्स। एमिटर्स मतलब एग्जिट, किसी चीज़ को बाहर निकालना, सेंडिंग आउट। एब्जॉर्बर्स मतलब जज़ब करना, किसी भी चीज़ को रिसीव करना। तो सम सर्फेसिस, कोई भी सरफेस अगर है, माइट बी इट इज़ अ गुड एमिटर। अगर वो चीज़ों को किसी अपनी थर्मल रेडिएशंस को अच्छे तरीके से एमिट कर रही है तो लाजमी सी बात है कि वो गुड एब्जॉर्बर भी होगी। ये मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है जी, थर्मल रेडिएशंस को अगर कोई भी सरफेस, कोई भी बॉडी एमिटर अच्छी है तो वो एब्जॉर्बर भी अच्छी होगी। इस चीज़ को हम एक इस ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। मैंने एक ब्लैक बॉडी ले ली, मैट ब्लैक है, नॉन शाइनी है, मतलब डल ब्लैक है, बिल्कुल जेट गंदा सा काला है। आगे मैंने एक वाइट बॉडी ले ली और फिर मैंने आगे एक सिल्वर बॉडी ले ली। इनका कंपैरिजन करने के लिए मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ब्लैक बॉडी जो थी वो बेहतरीन एब्जॉर्बर थी। जिस तरह हम अपने जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उनका जो बेस होता है नीचे वाला, पतीलियाँ या जो तवा होता है रोटी पकाने वाला, उसका बेस नीचे से काला रखते हैं ताकि वो गुड एब्जॉर्बर हो, चूल्हे से मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन जो सिल्वर और वाइट होते हैं वो बैड एब्जॉर्बर्स होते हैं। इसी तरह मैट ब्लैक जो हैं वो गुड एमिटर हैं, बेस्ट एमिटर्स हैं, वो रेडिएशंस बेस्ट निकाल रहे हैं बाहर। और वर्स्ट होते हैं वाइट वाले। रिफ्लेक्टर्स, ये उल्ट बात है, जो मैट ब्लैक्स होंगे वो रिफ्लेक्ट कम करेंगे, वर्स्ट होते हैं, वो मैक्सिमम चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेंगे, बहुत कम रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन वाइट और सिल्वर जो हैं दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स। इसीलिए गर्मियों में हम अमूमन सफ़ेद कलर के कपड़े या लाइट स्काई ब्लू और लाइट कलर्स के कपड़े पहनते हैं ताकि वो जितनी भी सूरज से रेडिएशंस आ रही हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को कम टेम्परेचर पे रखें। लेकिन वर्सेस सर्दियों के कपड़े अमूमन हम डार्क कलर्स के सिलवाते हैं ताकि वो गुड एब्जॉर्बर्स हैं, वो मैक्सिमम रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। द रेट एट विच द रेडिएशंस आर एमिटेड डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। कलर एंड टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करेगा, सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। अच्छा, ये एक छोटी सी डिस्कशन है।
रूम इन्वायरमेंट है हमारे पास, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लाइक वॉल्स हैं, रूफ़ है, फ्लोर है, कबर्ड है, या तो वो तमाम चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ अपने अंदर से थर्मल एनर्जी को रेडिएट बाहर निकाल रही होगी या एब्जॉर्ब कर रही होगी। मिसाल के तौर पे मैं एक कमरे के अंदर एक कप ऑफ टी रख देता हूँ, ठीक है जी, कप ऑफ टी रख दिया। अब कप का जो टेम्परेचर है, चाय का टेम्परेचर, वो एनवायरनमेंट की सराउंडिंग से, दीवारों से, ज़मीन से, छत से, प्रिंटर से और जितनी भी चीज़ें मेरे रूम में पड़ी हुई हैं, इन सब से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अपने आप को थर्मल इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए वो चाय का कप अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करेगा और जो सराउंडिंग में चीज़ें पड़ी हुई हैं वो एब्जॉर्ब करेंगी और कुछ देर बाद कप ऑफ टी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह अगर मैं बर्फ़ रखता हूँ तो बर्फ़ सराउंडिंग से इन एब्जॉर्ब करेगी हीट को, ठीक है। कप ऑफ टी एमिट कर रही थी, लेकिन बर्फ़ का चूँकि टेम्परेचर पहले ही कम है, सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके अपनी स्टेट भी चेंज कर लेगी और वाटर के अंदर कन्वर्ट होकर अपने आप को थर्मल इक्विलिब्रियम पे ले आएगी, ठीक है। ये एक छोटी सी बात बताना मैंने मुनासिब समझा। आगे हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस कि मुझे किस तरह पता चला कि मैंने जिस तरह पीछे बताया आपको कि ब्लैक कलर बेस्ट एमीटर है, बेस्ट एब्जॉर्बर है, रिफ्लेक्टर्स है, ये किस तरह मुझे पता चला। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हमने एक बॉक्स ले लिया। एक्चुअली इट्स अ क्यूब, इसको मेटेलिक क्यूब को लेज़ली क्यूब भी हम कहते हैं। थ्रू दिस वी आर एबल टू कैलकुलेट एमिटिंग कोफिशेंट कि किस सरफेस का एमिटिंग कोफिशेंट ज़्यादा है, कौन सी सरफेस मैक्सिमम हीट को एमिट कर सकती है, अपने अंदर से बाहर निकाल सकती है। मैंने एक क्यूब ले लिया, क्यूब का एक सरफेस मैंने बिल्कुल ब्लैक, डल ब्लैक कर दिया, ऊपर वाली सरफेस को मैंने शाइनिंग कर दिया, एक मैंने वाइट रहने दी, एक को मैंने कोई और कलर वगैरह कर दिया डिफरेंट। ऊपर ये होल है, यहाँ से मैंने उबलता हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर अंदर इंसर्ट कर दिया इस बॉक्स में। अब इस बॉक्स की तमाम दीवारों के ऊपर वो बॉइलिंग वाटर इक्वली टेम्परेचर इंसर्ट कर रहा है, राइज कर रहा है। कुछ देर बाद मैं एक अपरेटस लेके आता हूँ रेडिएशन डिटेक्टर का, उसको मैं इस वाइट सरफेस के साथ लगाता हूँ। वो मुझे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के ऊपर बता देगा कि कितनी रेडिएशंस ये वाइट सरफेस एमिट कर रहा है, कितनी रेडिएशंस इस वाइट वाले हिस्से से बाहर निकल रही हैं। फिर मैं इस रेडिएशन डिटेक्टर को ब्लैक सरफेस के साथ लगाता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस ब्लैक सरफेस से कितनी रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, ब्लैक सरफेस कितनी रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। फिर मैं ऊपर सिल्वर वाले के ऊपर ये रेडिएशन डिटेक्टर को लगाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ से रेडिएशंस कितनी बाहर निकलती हैं। तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस को यही पाऊँगा कि जो ब्लैक होगा वो बेस्ट एमिटर, सबसे ज़्यादा रेडिएशंस ब्लैक वाले हिस्से में से बाहर निकल रही होंगी, लेकिन जो वाइट वाला होगा वहाँ से लीस्ट रेडिएशंस बाहर निकल रही होंगी। तो थ्रू दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट मैं अपना एमिटिंग को कोफिशिएंट को वेरीफाई कर सकता हूँ। आगे अब बस अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए। एक सरफेस मैंने ब्लैक ले ली, एक सरफेस मैंने शाइनिंग सी ले ली, सिल्वर सी शाइनिंग सरफेस ले ली, और ये डल ब्लैक जिस तरह लेदर होता है, बिल्कुल रफ सा ब्लैक। लेकिन ये जो वाइट सरफेस सॉरी वाइट नहीं है, ये सिल्वर है। सिल्वर सरफेस जो है ये मैंने शाइनिंग ली है, बिल्कुल ऐसे पॉलिश्ड, जिस तरह नेल पॉलिश्ड होती है ना, वो वाली, उस तरह की। दोनों के साथ मैंने एक एक टेम्परेचर थर्मामीटर को लगा दिया और सेंटर में मैंने एक सोर्स ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ मोमबत्ती रख के जला दी। अब मोमबत्ती से इक्वल रेडिएशंस इसकी तरफ जा रही हैं, इक्वल रेडिएशंस इसकी तरफ जा रही हैं। ब्लैक भी एब्जॉर्ब कर रहा है और सिल्वर भी एब्जॉर्ब कर रहा है। चूँकि ब्लैक ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर है तो इसके पीछे जो टेम्परेचर थर्मामीटर लगा हुआ है वो ज़्यादा टेम्परेचर शो करेगा। सिल्वर इतना अच्छा एब्जॉर्बर नहीं है तो इसके टेम्परेचर के ऊपर इतना राइज नहीं होगा थर्मामीटर में। तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में से ब्लैक इज़ अ गुड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो इस अपरेटस से हम एब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट निकाल सकते हैं और इस एक्सपेरिमेंट से हम एमिटिंग कोफिशिएंट को बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यही ऑब्जर्वेशंस थी। तो बस वही जो मैंने आपको बताया है कि गुड एब्जॉर्बर है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज़ कर जाएगा। सिल्वर पॉलिश जो है वो पुअर एब्जॉर्बर है, इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम राइज़ करेगा रिलेटिव टू दिस वन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मैंने आपको दो पैरामीटर्स तो समझा दिए, कलर एंड टेक्सचर और सरफेस टेम्परेचर।
सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया अगर इस बॉडी का लाइक देखें ज़्यादा है, सरफेस ये बड़ी प्लेट है तो ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो ये कम हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो दिस इज़ द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सरफेस एरिया एंड द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। कोशिश की मैंने कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट के जो 3 मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस, इनको मैं इन डिटेल आपको समझा सकूँ, इनके कंसेप्चुअल जो अंदर कुछ बारीकियाँ हैं वो बता सकूँ। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।